मौर्य डायनेस्टी के अंदर अभी तक मैंने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में लगभग चीज़ें बता दिया। लगभग मतलब मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो गया चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है एज कम्पेयर टू बिंदुसार, और उसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है तो ग्रेट अशोका। अगर मौर्य डायनेस्टी से अगर कहा जाए ना कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कोई पूछता है या तो गवर्नमेंट पेपर में या तो फिर किसी और पेपर में भी, तो वो ग्रेट अशोका, क्योंकि अशोका के समय में इतनी कुछ तब्दीली आई थी ना मौर्य डायनेस्टी के अंदर कि क्योंकि सबसे बड़ा जो हम इन्वेंशन इन्होंने किया था कि किसी राज्य को जीतना, वो था कलिंग। जो कार्य चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार नहीं कर पाए ना, वो कार्य अशोक कर गया। ठीक है, तो इसीलिए ये कार्य, ये कलिंग युद्ध जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी को कह के ये जो अशोक है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैसे एक अशोक, एक चक्रवर्ती सम्राट अशोक बना, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, और किस प्रकार एक अशोक जो कि अहिंसा कर बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए अगर आप राजा रहेंगे तो आप अहिंसा के मार्ग पे चल के राजा नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आपको अपना अपना साम्राज्य विस्तार करना है तो आपको लड़ाई करनी ही होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि बिना आप लड़ाई के साम्राज्य विस्तार कर लोगे, ऐसा होगा नहीं। तो अगर आपको साम्राज्य विस्तार करना होगा, या तो आपको राजा को हराना पड़ेगा या तो राजा खुद ही आपका जो दास है वो बन जाए, आके बोल दे नहीं साहब हम जो है आप ही के हैं, रख लीजिए हमारे पास। तो ऐसा, तो कैसे एक हिंसावादी शासक अहिंसा के मार्ग पर चला जाता है, और कैसे वो अशोक एक ग्रेट अशोक के नाम से, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध होता है, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। ठीक है, बात ये उस वक्त की थी 304 बीसी की। बिंदुसार के लगभग 16 पटरानियां थे। पटरानियों का मतलब समझ रहे ना, 16 ठो में से एक जो थी उनका नाम था सुभद्रगी। ये अशोक की माता थी, ये माना जाता है। ठीक है, कि ये अशोक की माता थी, ये हिस्टोरियन टेक्स्ट से पता चलता है। ये कोई, क्योंकि देखिए हिस्ट्री पूरे तरीके से एक तरीके से मतलब एक तरीके से कि पहले फिल्माया गया था, आज हम एजम्पशन पे जीते हैं, तो उस तरीके से कि बताया जाता है कि ये ही उनकी माता थी, सुभद्रगी माँ। और 304 बीसी में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? सम्राट अशोक का। ठीक, अब देखिए इनसे बड़े जो भाई थे उनका नाम सुसीम था। वो मैंने पिछले वीडियो बिंदुसार में बताया था कि सुसीम कौन था, इनसे बड़ा भाई था वो, जो गया था कश्मीर में दमन करने वहाँ के लोगों का, जो कि आज़ादी मांग रहे थे। तो वो मार पिटाई खा के वापस आया, तो अशोक गया, तो अशोक वहाँ जीत के श्रीनगर की स्थापना की। ये वही सुसीम है। जब अशोक पैदा हुआ था ना, तो अशोक बहुत भद्दा था। ठीक है, ये अशोक के टेक्स्ट से पता चलता है। ठीक है, काफ़ी टेक्स्टों में लिखा हुआ है कि वो सही था, काफ़ी टेक्स्टों में, तो लेकिन मैं जेन्युइनिटी बता रहा हूँ, अशोक काफ़ी देखने में भद्दा था। बिंदुसार अशोक को एकदम नहीं चाहता था, एकदम नहीं, वो अपने आंखों से भी नहीं देखना चाहता था कि अशोक सम्राट बने। ठीक है, अशोक का हेल्प किया किसी ने, तब अशोक सम्राट बना। वो मैं आगे बताऊंगा कि किसने हेल्प किया अशोक को अशोक बनाने में और उस राजगद्दी पे बैठाने में। बिंदुसार कभी नहीं चाहता था। बिंदुसार के ना कुल 101 पुत्र थे। ठीक है, किस तरीके से वो 101 पुत्र को हटा के वो खुद सम्राट बना, वो भी मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें से एक पुत्र था अशोक और एक पुत्र था सुसीम। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, देखिए ये अब ये सीन था कि 304 बीसी में जन्म हुआ था अशोक का, और वायसराय बने थे 286 बीसी में। ठीक है, 286 में वायसराय बने थे अवंती के। इसके पीछे भी एक कहानी थी। यहाँ के लोग ना, अवंती के लोग विद्रोह कर रहे थे का मतलब पाटलिपुत्र का। तो बिंदुसार को पसंद नहीं थे अशोक, तो बिंदुसार ने एक परियोजना बनाया कि क्यों ना मैं सुसीम को अपने, क्योंकि उनको सुसीम को राजा बनाना था, क्यों ना मैं सुसीम को नहीं भेजकर इस
अशोक को ही वहां भेज देता हूं। तो अशोक को बिंदुसार बुलाए, सुनो इधर, एक काम करो, अवंती में जाओ, और अवंती में लोग ना हमारा विद्रोह कर रहे थे, जाओ उन्हें मारो। तो और ये बात बताया जाता है कि जब अशोक को पाटलिपुत्र से विदा किया जा रहा था अवंती पे आक्रमण करने के लिए, तो अशोक के जो लोगों सैनिक थे ना, उनको हथियार भी नहीं दिया गया था, हथियार नहीं दिया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा, हथियार नहीं दिया गया था, ठीक है। और जब हथियार नहीं दिया गया था ना, तो इनके सेनापति ने अशोक से कहा कि महाराज, हमारे तो सेना में किसी के पास हथियार ही नहीं, हमारी सेना तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारी सेना के पास तो हथियार ही नहीं, हम लड़ेंगे कैसे। तो अशोक का ये स्टेटमेंट था, और ये स्टेटमेंट मतलब 101% सही था। उन्होंने ये बोला था कि तुम टेंशन मत लो सेनापति, तुम टेंशन मत लो, जब हम अवंती पहुंचेंगे ना तो जमीन फटेगा और हमें वहां से हथियार मिलेगा। स्टेटमेंट याद रखिए, वहां जमीन फटेगा और हमें जमीन से हथियार मिलेगा, जमीन से। अवंती। अब क्या हुआ ना, जैसे ही अशोक की ख्याति बहुत थी, अशोक की ख्याति बहुत थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही अशोक अवंती पहुंचे ना, अवंती के लोगों ने उनको पता चल गया ना कि अशोक लड़ने आ रहा है हमसे, उन्होंने बोला हम लड़ाई नहीं करेंगे आपसे, हमारा विद्रोह आपके बिंदुसार से, आपके पापा जी से है, हम आपके सामने नतमस्तक, आपके सामने हम सर झुका रहे हैं, आपसे हम नहीं लड़ सकते, ऐसे। और अवंती के लोग उनके सामने सरेंडर कर दिए, और इनको वायसराय बना दिया गया अवंती का 286 बीसी में। सोचिए, ये इतनी ख्याति इनको इस वक्त में मिल चुकी थी कि इनके सामने लोग नतमस्तक, इनसे लड़ते नहीं थे, जबकि इनके पास हथियार नहीं था इस युद्ध में। अगर इनसे लड़ते तो ये हार ही जाते, क्योंकि हथियार के बिना कैसे लड़ेंगे। तो अवंती के लोगों लड़ा नहीं। और देखिए, ये जो 269 बीसी में राजगद्दी पे बैठाने का कार्यक्रम था ना, ये कैसा राजगद्दी पे बैठाने का कार्यक्रम था, देखिए मैं बताता हूं आपको। 269, ये राधा गुप्ता को आपने देखा ना, राधा गुप्ता। अब देखिए, ये राधा गुप्ता जो था ना, ये राधा गुप्ता ही मदद किया था इनको अपने राजगद्दी पे बैठाने के लिए, राधा गुप्ता। अब जो राधा गुप्ता मदद किया था इनको राजगद्दी पे बैठाने का, तो राधा गुप्ता ने ही इनको राजगद्दी को बैठाया। जिस तरीके थे चंद्रगुप्त मौर्य को किसने बैठाया था, चाणक्य ने गद्दी पे बैठाया था ना, उसी प्रकार राधा गुप्ता ने इनको बैठाया था राजगद्दी पे। किसको? अशोक को, ठीक। और अशोक का जो पूर्ण परिवर्तन क्या होता था, एक बुक में कहा गया है कि अशोक ने राजगद्दी पे बैठने के लिए अपने 99 सौतेले भाइयों का वध किया। ये बुक था दीपवंसा और महावंसा। इस बुक के अकॉर्डिंग, ये पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था, क्योंकि बौद्ध धर्म के ज्यादातर बुक पाली लैंग्वेज को ही मानते थे, ठीक है। तो 99 सौतेले भाइयों का वध किया, ठीक है, और फिर वो जाके सुसीम्स के साथ आक्रमण करके जीता, और फिर जाके वहां के शासन पे बैठ गया। और सब किया था राधा गुप्ता के कारण ही अशोक शासन किया 269 बीसी में। एकदम उसके राजगद्दी पे बैठने के 8 साल बाद कलिंग वार हुआ। किस लिए? कलिंग जो उड़ीसा है, आज का उड़ीसा पहले का कलिंग था, वो बसा हुआ था कोस्टल एरिया पे। तो पहले कोस्टल एरिया से क्या होता था कि कोस्टल एरिया से बहुत ज्यादा व्यापार होता था। व्यापार इन द सेंस क्या कि लोग व्यापार करने, देखिए आप पहले क्या होता था, हवाई जहाज और रेलवे लाइन तो था नहीं, तो लोग व्यापार कहाँ से करेंगे, तो व्यापार आप कोस्टल से ही करोगे। तो व्यापार इसके थ्रू ही करते थे, किसे? तो इसीलिए कलिंग पे लोग आक्रमण करना चाहते थे, और हाथी वहां ज्यादा मिलता था, इसलिए लोग वहां आक्रमण करना चाहते थे, ठीक है। तो लड़ाई हुई बहुत घनघोर कलिंग पे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार नहीं ले पाए थे कलिंग। तो अब अशोक की बारी थी, अशोक ने बोला हम लेके रहेंगे। अब अशोक गए वहां पे, लड़ाई लड़े, भयंकर लड़ाई हुई, बहुत घनघोर लड़ाई हुई।
लगभग 1 लाख सेना मर गया और 1.5 लाख सैनिक घायल हो गए। इतनी घनघोर लड़ाई हुई ना कि माना जाता है कि वहां जो कीचड़ बना था ना वो भी मांस का कीचड़ था, और वहां पे जो लोग मरे थे उनके खून का कीचड़ था वो। ठीक है, वो कीचड़ वहां बारिश नहीं हुआ था, वहां पे उनके मांस का कीचड़ था और वहां उनके खूनों का कीचड़ था। ठीक है, जब इस सब चीज का आकलन करने जब अशोक वो कलिंग के मैदान में पहुंचे ना, तो अशोक ने यहां वहां मरे हुए लोगों को देखा। तभी दूर खड़ा एक व्यक्ति खड़ा था, तो जो दूर खड़ा एक व्यक्ति था ना वो सम्राट अशोक के पास आया और सम्राट अशोक के सामने एक बच्चा को ऐसे करके ना पूछा, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े सम्राट हो आप बहुत बड़े सम्राट हो, ठीक है, आपके पास आप बहुत सूरवीर हो, लेकिन एक काम करोगे, आप क्या करोगे, एक काम करोगे, ये बच्चा है, इसके अंदर जान फूक के बताओगे कि आप कितने बड़े सम्राट हो, जान फूको ना इसके अंदर, जान फूको। तो सम्राट अशोक ने उसको देखा बड़े प्यार से, तो देखते देखते सोच रहे थे कि क्या क्या कहना चाहता है आखिर ये आदमी। तो जब ये सब हुआ ना तो उन्होंने पूछा उससे कि हाँ बताओ तुम्हारी क्या दिक्कत है। तो उस आदमी ने कहा कि बताइए इस बच्चे की क्या वो थी, गलती थी कि आपकी सेना ने और आपने इस बच्चे को भी मार दिया, क्या गलती थी। क्योंकि देखिए कलिंग वार जो हुआ था उसमें कोई नहीं देख रहा था कि हम किसको किसको मार रहे थे, बस एक डिमांड था कि कलिंग को जीतना था, चाहे जैसे भी जीतेंगे। कलिंग वार के अंदर किसी को नहीं छोड़ा जाता था, मर्द, महिला, बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, लोग गर्भावस्था में थे उन्हें भी मारा जा रहा था। बहुत भयानक युद्ध हुआ था वो, बहुत भयानक। ठीक है, 261 बीसी याद रखिएगा, 261 बीसी। ठीक, और तो अब अशोक बहुत टेंशन में कि मैंने क्या कर दिया, मैंने ये चीज क्यों किया, मैंने लोगों को क्यों मारा इतना। अशोक ने वहां पे छोड़ दिया तलवार। बहुत लोगों का कहना है कि अशोक ने उसी वक्त बौद्ध धर्म अपना लिया, और बहुत बुकों में कहा गया है कि अशोक ने थोड़ा वक्त लिया बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। तो अलग बुक अलग बातें, लेकिन आप एक कंसेप्ट से लेके चलेंगे कि अशोक बहुत टेंशन में था इसके बाद कि मैं करूं क्या। तो एक बंदा था, उसका नाम था निग्रोध, उसका नाम था निग्रोध। थोड़ा स्लो हो रहा होगा, ठीक है, मैं तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, निग्रोध। अब निग्रोध जो था ना वो बहुत शांत रहता था, बहुत शांत, अब बहुत काम रहता था, बहुत एकदम अपने कैप्टन कूल जैसा, बहुत कैप्टन कूल MS धोनी। तो अशोक गया, पूछा कि निग्रोध बताओ तो ये क्या रीजन है तुम्हारा कि बड़ा शांत रहते हो, तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुमको कोई टेंशन ही नहीं है, बड़ा शांत रह रहे हो, कोई बात है क्या, इतना शांत कैसे, हम तो बड़ा परेशान है, 261 बीसी में लड़ाई तो लड़े हैं और इतना बड़ा विजय प्राप्त किए, फिर भी हम बहुत परेशान हैं, हम क्यों मारे, मेरे को इसका जवाब ही नहीं मिल रहा है। हाँ हमने एक्सपेंस तो कर लिया अपना साम्राज्य, लेकिन मुझे जवाब चाहिए कि मैंने ये किया और मुझे ये गलत क्यों लग रहा है, बच्चों को मारना क्यों गलत लग रहा है, एक्सपेंस किया तो मैंने गलती कहाँ किया, मुझे पता नहीं चल रहा है अभी तक मैंने गलती कहाँ किया। अब मेन बात ये था कि मुझे पता नहीं चल रहा था, अब सिचुएशन ये बनते जा रहा था कि अब उन्हें पूछना था कि मुझे क्या। तो निग्रोध ने बोला देखिए मैं तो उतने अच्छे से आपको नहीं बता सकता, क्योंकि तो मैंने बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, तो मैं अपने अच्छे तरीके से नहीं बता सकता। आपको मैं ले चलता हूं एक आदमी के पास, वो आपको बौद्ध धर्म के बारे में अच्छी तरीके से बताएगा। तो वहां पे क्या हुआ, उपगुप्त नाम का एक मॉन्क था, उन्होंने बौद्ध धर्म को की शिक्षा दी, किसको, अशोक को, और वहीं से जो अशोक थे ना वो मतलब चेंज करके धर्म परिवर्तन किए और बौद्ध धर्म को अपनाया। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक पहले बौद्ध धर्म नहीं थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, देखिए अशोक
अशोक थे और उस वक्त कैसे सम्राट अशोक कैसे हुए, ये सब कुछ कैसे पता चलता है पता है? उनके शिलालेखों से। उन्होंने पहले के लोग जो जो काम करते थे, पहले तो लिखने वाला कॉपी किताब नहीं था ना, तो पहले लोग लेख लिखते थे, गुफा लेख, शिला लेख, स्तंभ लेख लिखते थे, तो वहां से पता चला। तो इस सब को पढ़ने में किसने पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ कहाँ लिखा हुआ था, ये फुल नॉलेज नहीं था किसी के पास। तो अब क्या सीन था कि शिलालेखों को किस किस लैंग्वेज में लिखा गया था। देखिए उस वक्त लिपि कितनी थी, ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये 4 लैंग्वेज थे। ब्रह्मी जो स्क्रिप्ट थी वो भारत में बोली जाती थी, भारत में खासकर। खरोष्टी स्क्रिप्ट थी वो आज के पाकिस्तान में लिखी हुई थी। आज के पाकिस्तान में 2 जगह था, एक मनसेहरा और एक शहबाजगढ़ी, ठीक है। और ग्रीक अरमाइक अब आज के अफगानिस्तान में लिखी हुई थी। तो अशोक को पूर्ण तरीके से पता था कि ये जहां पे हम हैं ना वहीं का लैंग्वेज लिखो, लोकल लैंग्वेज, जिससे लोगों को पढ़ने में आगे भी आसानी आएगी, लोग हमारे बारे में जान लेंगे। अब देखिए मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, आप यहाँ पे आकर किसी पंजाबी में लिख दोगे ना यहाँ पे लेख, तो कोई नहीं पढ़ पाएगा आपका लेख। तो अशोक को ये चीज नॉलेज था कि यहाँ अगर हम वेस्ट बंगाल में लिख रहे हैं ना तो हम बंगाली में ही लिखेंगे, मेजॉरिटी लोग यहाँ पढ़ पाएंगे। तो अशोक को ये पता था, उन्होंने ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा पूरे भारत के अंदर, जो आज पूरा भारत है ना वहां पे लिखा। खरोष्टी में लिखा पाकिस्तान के मनसेहरा में और शहबाजगढ़ी में। और ग्रीक अरमाइक एक लैंग्वेज होता है, उसमें अफगानिस्तान के कुछ एरियो में लिखा। पाकिस्तान, ठीक है, जितना बुरा हाल है इसी का है पूरे दुनिया के अंदर। देखिए इसके जितने शिलालेख है ना, उसको पहले खोजा था पाटरेदी फैनथेलर ने। लेकिन पाटरेदी फैनथेलर ने खोजा जरूर था, लेकिन उन्होंने पाटरेदी फैनथेलर ने बोला था ना कि ये यूजलेस चीज है, ये बेकार है, ये कुछ नहीं है। लेकिन एक जेम्स प्रिंसेप करके एक बंदा था, उसने पढ़ा इसको और पढ़ के ये बताया कि ये किसी और का शिलालेख नहीं है, ये सम्राट अशोक का शिलालेख है। और सम्राट अशोक एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने अपना साम्राज्य पूरे भारत तो क्या पूरे ईरान तक पहुंचाया था। बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे, तभी सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट बने ड्यू टू जेम्स प्रिंसेप। अगर जेम्स प्रिंसेप शिलालेख नहीं पढ़ते ना तो हम लोग इनका इतिहास नहीं पढ़ते, ठीक है। तो थैंक यू बोलिए कि इन्होंने ऐसे इतने बड़े सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा, और आज हम इनके बारे में पढ़े हैं तो अच्छा लगता है हमें, हमारे हिंदुस्तान से इतने बड़े बड़े लोग हैं। तो जब ये जो सम्राट अशोक बन रहे थे ना, तो सम्राट तो सुसीम बड़ा था ना, अब सुसीम चाहता था कि मैं बनूं सम्राट। ये क्यों बन गया, अशोक क्यों बन गया? सुसीम चाहता था मैं बनूं। तब जब सुसीम चाहता था कि मैं बनूं, तब सुसीम इन पर आक्रमण करने वाला था, और राधा गुप्ता को पता था कि हमें आक्रमण कैसे रोकना है। तो अशोक और राधा गुप्ता ने बैठ के पूरा प्लान बनाया कि सुसीम को कैसे मारना है। तो उन्होंने क्या किया ना, उधर जो दुर्ग था ना उसमें 4 द्वार थे, उन्होंने एक द्वार पे ना गड्ढा खोदा और उसके अंदर ना पूरा कोयला बर्न करके रख दिया, कोयला उसको जला के रख दिया, और कहा ना उस पर ऐसे झाप दिया मिट्टी से ऊपर से, और कहा ना कि हम ना ऐसा करते हैं कि जो सुसीम है ना वो इसी रास्ते से अंदर आए, और वो जब आएगा ना तो इसमें घुस के मर जाएगा। और हुआ भी वैसा ही कि वो आया उस द्वार से और वो घुसा और मर गया, सुसीम का खेल खत्म। और उस वक्त सम्राट बन गए हमारे, और उसके पहले ही राजगद्दी पे बैठ चुके थे। ये लड़ाई बाद में हुई थी सुसीम से, क्योंकि सुसीम नहीं चाहता था कि ये बने, और बिंदुसार भी नहीं चाहता था ये बने। लेकिन एक सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट बनाने में जो कार्य था वो राधा गुप्ता का था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने के समय में चाणक्य ने किया था, वैसे ही सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट बनाने या राजगद्दी पे बैठाने का कार्य राधा गुप्ता ने किया था, ठीक है। इस पूरे कोड का आप ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इसके बाद हम सम्राट अशोक के आगे और भी पढ़ेंगे, क्योंकि सम्राट अशोक अभी बहुत है, ठीक है। आज मेरा
इफेक्टेड है तबीयत बहुत ज़्यादा, कल भी था आज भी है, कल के वीडियो में भी आपको समझ में आया होगा, लेकिन आज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, तो देख लीजिए, एनर्जी से लगा ही होगा आपको, ठीक है, तो देख लीजिए, आज मैनेज करिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, मेरे पढ़ाने में कोई कमी नहीं रहेगी, और मुझे सिखाने में कोई कमी नहीं रहेगी। आपको सिखाना मेरा कार्य है और आपको ऑथेंटिक सिखाना भी मेरा कार्य है। ये नहीं कि कुछ भी घास फूस आपके सामने परोस दूं, क्या है मैंने तो पढ़ ही लिया है, आपको कुछ भी पढ़ा दूं, नहीं, जो मैंने पढ़ा है ना मैं उससे बेस्ट सोचता हूं आपको देने का, और ये सब कुछ मेरे यहाँ स्टोर है। मैं बोर्ड में कितना ही लिखता हूँ, और ये जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना वो मेरे दिमाग का ही है, बस मैंने उसे इस पे लिख दिया है, ठीक है। तो इस सब चीज को आप नोट डाउन कीजिए और खुद से सीक्वेंस बनाइए इनका और खुद से पढ़िए, कैसे नहीं निकलेगा आपका गवर्नमेंट पेपर, उसके बाद देखिए, जिसके अंदर इतिहास है, बायोलॉजी है, आपका सारा चीज मैं खुद कंप्लीट कराऊंगा, मैं, टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, जीएस ज्ञान कोश का साथ दीजिए, और जीएस ज्ञान कोश को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जो हर लोगों तक पहुंचे और हर लोगों के घर में ये चैनल चले और हर लोग इससे अपना जो नॉलेज है उसको डेवलप करे और आगे बढ़े, और वो लोग जो इन सब सब्जेक्टों से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, फिजिक्स से, बायो से, ये सब प्यार नहीं करते हैं, इजी लैंग्वेज से प्यार करते हैं, इंग्लिश से, रट्टा मार तोता मार से, तो उन लोगों को स्किप कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए, रट्टू मत बनिए, सीखिए और दूसरे को सिखाइए, ठीक है, क्योंकि रट्टू तोता ज्यादा डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, नॉलेज गेन कीजिए और आगे बढ़िए और सबको बढ़ाइए, बने रहिए जीएस ज्ञान कोश के साथ, और मेरे चैनल को दूर दूर तक फैलाइए, और मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो मेरे कमेंट पे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।